तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो उसमें शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अधिगम और एवं स्कूल से जो प्रश्न आए थे उसको हम देखते हैं आज के पेपर में। शिक्षक के संदर्भ में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो वे अकेले नहीं कर सकते। उसी को हम लोग पाड़ या इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, लेकिन शुरू में वो साइकिल नहीं चला पाता है, तो उसको हम पीछे से साइकिल को पकड़ लेते हैं जिससे वे चलाने लगता है। फिर धीरे धीरे वे साइकिल चलाना सीख जाता है। तो बच्चे को साइकिल सिखाने के लिए हम लोग शुरू में जो पकड़ रहे हैं वही इसके फोल्डिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है। तो समेटिव असेसमेंट कब होता है? साल के बाद में। ठीक है, पढ़ाई पूरा हो जाता है, उसके लास्ट में जो 3rd मंथली या 6 मंथली जो एग्ज़ाम होता है या जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसी को समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन कहते हैं। तो योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग कब होता है? पहला क्या देखते हैं? छात्र के सीखने की निगरानी करना और तुरंत प्रतिक्रिया देना। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए ये भी नहीं है। एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे का लास्ट में एग्ज़ाम जो लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम, वही आता है योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। एक और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अंतर्निहित प्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? अंतर्निहित प्रेरणा मतलब जो ऐसा कुछ मोटिवेशन जो अंदर से आए बच्चे के, उसको हम लोग अंतर्निहित प्रेरणा बोलते हैं। जो बच्चा खुद से अपने अंदर से उसको करना चाहता है, उसके लिए उसको किसी भी प्रकार का मोटिवेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, बच्चा अंदर से ही मोटिवेटेड रहता है। तो जैसे व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद लेने हेतु नई भाषा का सीखना, बच्चा खुद के अंदर से ये जो है रुचि आएगा उसके अंदर कि उसके अंदर एक नई भाषा सीखने का एक ईगरनेस पैदा होगा। तो अंतर्निहित प्रेरणा का उदाहरण है ये व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद लेने हेतु नई भाषा सीखना, सी ऑप्शन। अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करना, ये इंटरनल हो ही नहीं सकता। दंड से बचने के लिए भी इंटरनल नहीं है। अतिरिक्त क्रेडिट बिंदु के लिए असाइनमेंट पूरा करना भी इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आता है कुछ करने के लिए, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता कौन सी है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक विशेषता कौन सा है? तो छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं में संलग्न करना। वास्तविक दुनिया की प्रोजेक्ट में जब उसको संलग्न करते हैं गहन ज्ञान प्राप्ति के लिए, वही है मेन परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चे को तो उससे वो अच्छे से सीखता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है। इन कोऑपरेटिव लर्निंग की बात किया जा रहा है। तो सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? कि समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हेल्प करेगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। समूह में जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उसका निगरानी करना है और उसको मार्गदर्शन देना है ज़रूरत के हिसाब से। अनुभवनात्मक अधिगम शब्द को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो अनुभवनात्मक अधिगम तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना ये सबसे अच्छा परिभाषित है। किसी भी काम को करते हैं तो बच्चा जब उस काम को खुद से करता है तो वो अनुभवनात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लो एक मिडिल स्कूल का बच्चा है, उसको एसिड बेस पढ़ा रहे हैं तो एक हम लोग लिटमस पेपर दे देंगे बच्चे को
और एसिड का घोल दे देंगे, और जब वो खुद करेगा, जब लिटमस पेपर में उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड से ब्लू, तो वो जो तब ये बच्चा का जो अनुभवनात्मक अधिगम है वो अच्छा रहेगा, वो तुरंत सीख जाएगा। सहपाठी ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। पीयर ट्यूटरिंग क्यों? क्योंकि जो छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्या से अच्छा सीखते हैं। जब बच्चे आपस में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और सभी अपना जो अवधारणाएं रहता है एक दूसरे को बताते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रणनीति एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्या से अच्छा सीखते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मेटाकॉग्निशन का अर्थ तो वही है स्वयं के सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। हम लोग जो सोचे हैं उसी के बारे में सोचना कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, या तरीका जिस तरीके से कार्य को करने का के बारे में सोच रहा हूँ वो सही है, उसको सोचना। स्वयं के सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। विद्यालय की जलवायु स्कूल क्लाइमेट का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? विद्यालय के वातावरण में शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व है? तो शिक्षा में समाजीकरण के द्वारा छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना। ठीक है, यही महत्व है शिक्षा में समाजीकरण का। ऑप्शन बी सही है। छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो बच्चों का आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए हम ऐसी चर्चाओं की सुविधा देना जिनमें विचारों के मूल्यांकन और संश्लेषण की आवश्यकता हो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की पूरा विषय क्या है कि छात्र स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ब्लूम की टेक्सोनोमी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मनोगामक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक, ये तीनों ही ब्लूम के टेक्सोनोमी शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल है, जबकि तकनीकी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। संरचनावादी शिक्षण विधियाँ इस पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? कि सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना। ठीक है, संरचनावादी शिक्षण विधियाँ किस पर जोर देती है? तो सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना। और 76 का सी हमारा सही होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाता है। तो सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एकीकृत करना समावेशी शिक्षा का अर्थ होगा। ऑप्शन बी। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रभावी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया हो सके। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो आए थे जिसको मैं बताया हूँ। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।